नमस्कार। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास फिफ्थ। और इसका जो चैप्टर हमने लास्ट टाइम आपके साथ स्टार्ट किया था, वो चैप्टर का नाम था ग्रासलैंड ऑफ टेम्परेट जोन। और इसमें थोड़ा सा पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम उसके कंक्लूसिव पार्ट यानी आखिर तक उसको पढ़ने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। और इसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे थे वो प्रेरीज पढ़ रहे थे। प्रेरीज जो कि नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो उसको और आगे बढ़ाते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हम बात अगर वहाँ करें कि वहाँ पर कैसी कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी वहाँ पर जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ किस तरह की होती हैं। तो यहाँ कहता था यूरोपियन सेटलर्स कन्वर्टेड दीज ग्रासलैंड इनटू फार्मलैंड्स। यूरोपियन लोग जो हैं उन्होंने इस ग्रासलैंड को, इस घास के मैदान को फार्मलैंड्स के रूप में यानी खेतों के रूप में परिवर्तित कर लिया। फार्म जिन्हें आप कहते हैं जहाँ पर किसी प्रकार की कृषि की क्रियाएं की जाती हैं। नाउ दीज फर्टाइल प्लेन्स आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। और ये वाले जो उपजाऊ मैदान थे, यहाँ पर बहुत अधिक खेती अब की जाती है। द मेन सीरियल क्रॉप्स ग्रोन इन दिस प्रेरीज आर कॉर्न। इस प्रेरीज वाले भाग के अंदर क्या क्या उगाया जाता है? मक्का उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है, जौ उगाया जाता है, राई उगाई जाती है, सोयाबीन उगाया जाता है। तो इस तरह की फसलों की खेती यहां पर की जाती है। द रीजन इज नोन एज द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इस रीजन को, इस क्षेत्र को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी संसार की एक टोकरी, अनाज की टोकरी कहा जाता है इस भाग को। द कॉर्न इज मोस्टली ग्रोन इन द ईस्टर्न पार्ट। कॉर्न जो है, मक्का जिसे हम कह सकते हैं, वो ज्यादा उगाया जाता है इन द ईस्टर्न पार्ट, ईस्ट वाले भाग में, पूर्वी भाग में। एंड द कॉटन इज द मेन क्रॉप इन द सदर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज। और कॉटन, कपास जिसे, रुई जिसे हम कहते हैं, वो दक्षिणी भाग में उगाया जाता है। द लार्ज पार्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड। और इसका अधिकतर भाग जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट का मतलब है दूसरे देशों को बेचा जाता है। ठीक है, अब बात आ रही है लाइफ ऑफ द पीपल। लाइफ ऑफ द पीपल, यहां के जो लोग हैं उनका जीवन किस प्रकार का है। बेटा एक मिनट इधर आना जरा। लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों की लाइफ किस तरीके से, जीवन किस तरह का है। कहते फार्मर्स इन द प्रेरीज हैव लार्ज फार्म्स विच स्ट्रेचेस ओवर द 1000 ऑफ एकर्स। यहाँ के लोगों के बड़े बड़े फार्म हैं जो कि हजारों एकड़ में फैले हुए हैं। दे आर वेरी वेल ऑफ, यानी बहुत संपन्न है, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। एंड लुक आफ्टर देयर ह्यूज फार्म्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। और अपने फार्म को वो मशीनरी के द्वारा देखते हैं, यानी मशीनों का इस्तेमाल करके यहां पर खेती वो करते हैं। ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न मशीन्स हेल्प देम टू डू वर्क क्विकली। ट्रैक्टर और अलग अलग तरह की मशीनें वहां पर जल्दी जल्दी काम कर देती हैं विद द ओनली फ्यू पीपल। अब जब मशीन काम करेगी तो बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत आपको नहीं रहती है। ठीक है, ऑल द वर्क इन्वॉल्व इन फार्मिंग सच एज प्लॉइंग। खेती के अंदर जो जो काम होते हैं, खेत को जोतना, लैंड सोइंग, बीजों को बोना, रेपनिंग, थ्रेशनिंग, वाइनिंग एंड क्रॉप एंड पैकिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड कंबाइन हार्वेस्टर। तो खेती के जो काम होते हैं, चाहे वो खेतों को जोतना हो, बीजों को बोना हो, ठीक है, फसल को काटना हो, या कुछ भी उसको पैकिंग करके कहीं भेजना हो, वो सारे के सारे काम जो है वो मशीनरी के द्वारा होते हैं।
इट डज द वर्क ऑफ सेवरल 100 लेबर्स इन ए फ्यू आवर्स। सैकड़ों लोगों के काम जो है वो कुछ ही घंटों के अंदर मशीनों के द्वारा आसानी के साथ कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, मशीनरी का प्रयोग करते हैं तो आदमियों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। फार्मर्स ग्रो वीट, किसान जो है वो गेहूं उगाते हैं। बेरली, जौ उगाते हैं। राई, जई, ओट्स जिसे कह रहे हैं। फ्लैक्स, अलसी कहते हैं, फ्लैक्स के बीज अलसी जिसे कहते हैं। दे हैव ए गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका रहन सहन बहुत अच्छा है। दे हैव लग्जरियस हाउसेज, उनके बहुत सुंदर सुंदर यानी आरामदायक और अच्छे घर हैं। कार है उनके पास, और सारी की सारी कंफर्टेबल लिविंग के लिए बहुत सारी जो भी चीजें उनको चाहिए वो सारी की सारी उन लोगों के पास हैं। The hilly areas of a western part of the prairies are not suitable for growing crop as the soil is shallow and infertile and the rainfall is low. लेकिन कहता है अगर हिली एरिया की बात करें, इन प्रेरीज के हिली एरिया जो कि वेस्टर्न के अंदर हैं, वेस्टर्न का मतलब है पश्चिम के अंदर हैं, वो ज़्यादा अच्छे नहीं है। वहाँ पर फसल उगाने के लिए अच्छी भूमि नहीं है, और साथ ही साथ वहाँ रेनफॉल यानी बरसात भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। दैट इज वाई द पीपल इन दिस रीजन रियर एनिमल्स, इसलिए वहाँ के लोग जो हैं वो जानवरों का पालन करते हैं, यानी लोगों को जानवर का पालन करते हैं, पशु पालन कह सकते हैं आप जिसे। दे हैव ह्यूज एस्टेट्स और फार्म्स कॉल्ड रेंचेज वेयर दे रियर कैटल एंड अदर एनिमल्स, जहाँ पर वो जानवरों को पालते हैं और उनको बड़ा करते हैं, उनका देखभाल करते हैं। देयर आर लार्ज डेयरी फार्म्स वेयर काउज आर रेयर्ड फॉर मिल्क, कहते हैं बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्म है जहाँ पर गाय पाली जाती हैं, दूध के लिए गाय पाली जाती हैं, ऑल मिल्क प्रोडक्ट, और वहाँ पर दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को बनाया जाता है। दीज फार्म्स आर इक्विप्ड विद द मॉडर्न मशीन्स, और इन फार्म के अंदर भी बड़ी मॉडर्न आधुनिक मशीनें उपस्थित हैं। विच डू मिल्किंग एंड स्ट्रॉन्ग मिल्क प्रोडक्ट्स, और वो मशीनों के द्वारा ही दूध को दोहा भी जाता है, यानी गाय या जो भी जानवर हैं दूध देने वाले, उनका दूध जो है वो मशीनों के द्वारा निकाला जाता है, और साथ साथ दूध से बनी हुई चीजें भी यहाँ पर बनाई जाती हैं। वेरी लिटिल मैन पावर इज नीडेड फॉर दिस, और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती है काम करने के लिए। कहते सिंस बीफ इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, अमेरिकन्स द ग्रो काउ ऑन रेंचेज एंड ऑल्सो रियर्ड फॉर देयर मीट, कहते यहाँ का जो लोग हैं उनका मांस वो खाते हैं जानवरों का, और जानवरों को काउस जिन मेन रूप से कहा गया उसको पालते हैं अपने फार्म हाउसेस पर, और साथ साथ उनके मांस को खाते भी हैं और उनको बेचते भी हैं, जिसके कारण वो उन पशुओं को पालते हैं। चिकागो इज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द स्लॉटरिंग एनिमल्स, जानवरों को काटने के लिए मारने के लिए जो है चिकागो एक बहुत बड़ी जगह है जहां पर जानवरों को पाला जाता है और साथ साथ उनका मांस भी निकाला जाता है। द कैटल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन स्पेशली बिल्ट रेलवे कोचेज, और जानवरों को विशेष रूप से बने हुए रेल के कोचेज में, रेल के डिब्बों के अंदर भेजा जाता है टू मॉडर्न स्लॉटर हाउसेज, और अलग अलग स्लॉटर हाउसेज यानी कत्ल घरों में उनको भेजा जाता है। बीफ इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका टू मेनी यूरोपियन कंट्रीज, और बीफ को, जानवरों को जो है उनको अमेरिका से बहुत सारे अन्य यूरोप के देशों में भी भेजा जाता है। ठीक है, अब आइए और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एज मशीन्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग ऑन द लार्ज स्केल, फ्यू पीपल आर नीडेड टू वर्क ऑन द फार्म्स। कहता है आपने देखा अभी ऊपर पढ़ा कि फार्म हाउस हो या खेती की बात हो, वहाँ पर मशीनों को यूज किया जाता है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोगों की काम करने के लिए आवश्यकता नहीं होती है। एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ द पीपल इन द प्रेरीज लिव इन बिग सिटीज, जिसके कारण जो है बड़े बड़े शहरों के अंदर यहाँ के लोग रहते हैं, एंड टाउन्स एंड वर्क इन द ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज, और वो ऑफिस और फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, क्योंकि जो खेती करने के लिए या फार्म हाउस के अंदर या किसी दूसरी जगह जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है वहाँ के लिए लोगों की जरूरत नहीं होती, तो लोग क्या करते हैं, किसी दूसरी जगह जाकर के काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं या किसी ऑफिस के अंदर काम करते हैं। प्रेरीज रीजन इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स, यहाँ पर बहुत सारे खनिज भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, सच एज लिग्नाइट, लिग्नाइट हो गया, कोल एंड पेट्रोलियम। लिग्नाइट, कोयला और पेट्रोलियम ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले खनिज हैं। द मेन इंडस्ट्री इज द रीजन आर ओर क्रशिंग, यहाँ पर
ओर का मतलब होता है किसी प्रकार के खनिज पदार्थों की क्रशिंग की जाती है, उसकी फैक्ट्रीज हैं। और पेट्रोलियम की रिफाइनरी है, पेट्रोल को साफ करने वाली, पेट्रोलियम जो पृथ्वी के नीचे से निकलता है उसको रिफाइन यानी साफ करने की इंडस्ट्री भी है। फ्लोर मिल्स, आटा की मिलें हैं। एंड मीट प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स, मीट के प्रोसेस करने की, है ना। मीट अगर खराब यानी अगर ज़्यादा दिन तक पड़ा रहेगा तो खराब हो जाएगा ना, तो इसलिए उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसको खराब होने से बचाने का सिस्टम जो है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। पैकेजिंग यूनिट्स भी हैं, यानी पैकिंग करने की यूनिट्स भी हैं जहां पर किसी प्रकार के सामान को पैक किया जाता है। द मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प द पीपल इंप्रूविंग देयर लाइफ, और आधुनिक जो साइंस का युग है उसमें लोग अपना सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन को बहुत इम्प्रूव करते हैं। स्टाइल विच इज़ मेनली कंट्रोल्ड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशंस, और वो जो उनका आधुनिक रहन सहन का तरीका है वो क्लाइमेटिक कंडीशन यानी यहाँ की जो आपका वातावरण है उसके आधार पर ये नियंत्रित किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये लेसन हमारा समाप्त हो गया, और आगे हम अगर इसकी एक्सरसाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम अगला चैप्टर करेंगे। थैंक यू बच्चों।